नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शनिवार को बिहार में चुनावी हलचल तेज रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। भागलपुर और गया में दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने, और सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने आज चुनावी जनसभाएं की, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अलग अलग इलाकों में करीब 4 रैलियों को संबोधित किया। इसके साथ साथ आपको रूबरू कराएंगे बिहार के एक ऐसे जिले से जहां सूखे से लोग त्रस्त हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 का आज का सफर। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव के ऐलान के बाद सोनिया गांधी की पहली रैली, केंद्र सरकार पर लगाए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप। बिहार में बीजेपी का प्रचार तेज, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए नीतीश सरकार पर मढ़ा दोष। आरजेडी और जेडीयू की कई जिलों में रैली, नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। तो तीसरे दौर के लिए नामांकन का काम जारी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से भरा पर्चा। तो बिहार चुनाव में प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन में हुए समझौते के अंतर्गत 41 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी आज प्रचार का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सूबे के भागलपुर और गया जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सोनिया ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा और नीतियों पर जमकर प्रहार किए। भाइयों और बहनों, इस हार्दिक स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। भागलपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित किया। आरोपों की बौछार केंद्र सरकार पर थी, तो निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं करोड़ा भानुमती ने कुर्बा जोड़ा। बहुत हुई महंगाई की मार, वारे मोदी सरकार। भागलपुर से शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के तमाम वादों को खोखला करार देते हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया। सोनिया गांधी की निशाने पर बिहार को मिला विशेष पैकेज भी रहा, जबकि आरक्षण मुद्दे को लेकर भी कड़ी आलोचना की गई। कुछ गिने उद्योगपतियों को छोड़कर आज देश में कौन परेशान है? प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं और आजकल बहुत जाते हैं विदेश ज्यादा और यहाँ देश में कम। उन्होंने बिहार के लिए एक ऐसे पैकेज की घोषणा की है जो असलियत कम है, होकर ज्यादा है। भागलपुर के बाद सोनिया गांधी ने गया में भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम वादों को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई पर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की, काला धन वापस लाकर आपको बताने की, किसानों को 50% मुनाफा देने की, युवाओं को रोजगार दिलाने की, मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की। लेकिन क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या अभी तक इसमें से एक भी वादा पूरा किया गया? बिल्कुल नहीं। विदेशी जमीन पर अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का मुद्दा भी सोनिया गांधी के भाषण में शुमार रहा। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। किसी भी प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर कभी कीचड़ नहीं उछाला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता और निम्न राजनीतिक स्तर का परिचय विदेश जाकर दिया है, जो
हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नीचे गिराता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपीए कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन को जिताने की जनता से गुजारिश की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सोनिया गांधी की बिहार में ये पहली जनसभाएं थीं। आने वाले कुछ दिनों में सोनिया गांधी सूबे के अलग अलग इलाकों में कई रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आज बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को झूठे वादों वाली पार्टी बताई और लोगों से महागठबंधन को समर्थन देने का आह्वान किया। वजीरगंज से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और प्रचार में बीजेपी भी पीछे नहीं है। चुनाव के दिन करीब आते ही बीजेपी ने बिहार में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सूबे में रैलियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की। इस मौके पर जहां दोनों आला नेताओं ने बिहार की तरक्की के लिए बदलाव की अपील की, वहीं महागठबंधन की जमकर आलोचना भी की। बिहार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने बिहार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज औरंगाबाद में रैली करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाली के लिए महागठबंधन में शामिल पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कि बिहार के कायापलट के लिए इस बार एनडीए को चाबी थमाएं। हम लोगों ने वादा किया है 7 वर्षों के अंदर यानी 2022 आते आते हिंदुस्तान में एक भी गरीब की भी झोपड़ी शेष नहीं बचेगी जहां पर कम से कम एक बिजली का बल्ब न चमकने लगे और जहां पर एक अदर कम से कम पंखा भी न चलने लगे, ऐसा एक भी घर नहीं बचे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बनाने का कोई वैचारिक आधार नहीं है और ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बना है, लिहाजा ये गठबंधन लंबा नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूर्णिया रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इस बार सीमांचल की जनता बिहार की तकदीर का फैसला करे। कि हम चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने वाली है, मगर ये सरकार सीमांचल के विधायक बनाए, इसलिए इस बार सीमांचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालनी है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के गौरवशाली अतीत को जेडीयू और आरजेडी ने खस्ताहाल कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। प्रचार की रणनीति के लिहाज से बीजेपी ने बिहार को 12 जोन में बांटा है और हर जोन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई है। बीजेपी हर जिले में अभी से रैली करने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज कई इलाकों में चुनावी दौरा किया। उन्होंने आज 4 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें बांका के बाराहाट से शुरुआत करते हुए उन्होंने चकाई के सोनू, जमुई के खैरा और गोविंदपुर के रोह में जनसभाएं की। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की एकजुटता का परिचय देते हुए अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एनडीए की नीतियों और वादों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे। इनके पैर के नीचे से, भाजपा वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, चाहे किसको उतार दे। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ संजय झा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिहार के पॉलिटिक्स पर बातचीत करने के लिए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रैलियां आज हुई हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? खासकर मैं अगर सोनिया गांधी की रैली पर अगर फोकस करूं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने रैली करके एक नई जान फूंकने की कोशिश की थी कार्यकर्ताओं को और एक संदेश देने की कोशिश भी की, क्या आपको लग रहा है कि सोनिया गांधी के आने से अब कांग्रेस भी खासकर रैलियों के मोर्चे पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है? नहीं, देखिए, बिहार की जो पूरी राजनीति है वो बहुत घालमेल है और चिंताजनक। बिहार में बिहार की पूरी राजनीति जो है अलोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। वहाँ जातीय राजनीति का उन्माद है चारों तरफ। बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की जा रही है। पूरे सीमांचल के इलाके में मजहब के नाम पे राजनीति की जा रही है।
और आप देखिए कि बिहार एक राजनीतिक संक्रमण में बुरी तरह फंसा हुआ है जी। आवारा पूंजी का अगर आपको तमाशा देखना है, खेल देखना है, तो बिहार के चुनाव में देखना चाहिए। और मैं तो एक छोटे से लेखक पत्रकार के नाते कहना चाहता हूं कि पूरे देश के स्तर पर बिहार का जो चुनाव है वो इतना डरावना, इतना दहशतजदा, इतना खौफनाक इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन संजय जी, रैलियों में तो बात बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की हो रही है, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को निशाना बनाया जा रहा है, कोई बात बीजेपी के जनाधार की कर रहा है। जमीनी हकीकत जो है बिहार की, क्या उसको एड्रेस करने की कोशिश की है नेताओं ने? नहीं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। आप देखिए कि बिहार बुद्ध की धरती है जी, बिहार चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की धरती है, बिहार आर्यभट्ट की धरती है, बिहार वशिष्ठ मुनि की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह की धरती है, बिहार महावीर की धरती है। और उस बिहार में देश के तमाम राजनीतिक दल सिर्फ नारों की राजनीति करते हैं, बुनियादीवाद मतलब किसी दल के पास नहीं है जी। बिहार में आज जातीय उन्माद है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण पूरी तरह अपना वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन आप देख लीजिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी किस तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड में पूरे समाज को बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या और भी कोई पार्टियां जी, या फिर जो बाहर से हैदराबाद से चल के आए हैं पार्टी, ये तमाम जो दहशतगर्द लोग हैं, बिहार में फिरका परस्त की राजनीति, जाति की राजनीति में तमाम बुनियादी सवाल गायब है। और बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमें लगता है कि ये पूरा चुनाव है और इस पर बिहार के तमाम नेताओं को और देश के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। जिस तरह से रोज वहां 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पुलिस बरामद कर रही है, जिस तरह से हथियार का खेल हो रहा है जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सियासी दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने नफे नुकसान का आकलन करते हुए जो बुनियादी मसाइल हैं बिहार के, उनको तवज्जो नहीं दे रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, संजय जी, और वक्त निकालने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के युवा चेहरा तेजस्वी यादव ने आज अपना नामांकन पर्चा भर दिया। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। हाजीपुर समाहरणालय में जब तेजस्वी नामांकन पत्र भरने पहुंचे तो इस मौके पर उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। बड़ी तादाद में वहां पर लोग भी मौजूद थे। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वायदों पर लालू प्रसाद यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में जीतने के लिए हर मुमकिन तरीके अपना रही है, लेकिन बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं जताएगी। आरजेडी प्रमुख ने आज वैशाली में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और सभाओं के रास्ते में लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है, लेकिन हवा का रुख उससे उलट है। खोज रही है तिलक चढ़ाने के, लैपटॉप लेके, टीवी, कलर टीवी लेके, देखा कि नहीं, स्कूटी है, कोई चीज स्कूटी लेके, पेट्रोल के पेट्रोल भी दे देगी स्कूटी के साथ, पेट्रोल भी दे देगा, माने लड़का को कोई तकलीफ नहीं होगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि जनता नीतीश के काम पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन की ताकत बढ़ी है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में वशिष्ठ नारायण सिंह ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर जातिगत मुद्दों को हवा देने का आरोप लगाया। हमारे साथ हैं बिहार जेडीयू के प्रेसिडेंट वशिष्ठ नारायण सिंह जी। जेडीयू के लिए कठिनाइयां ज़्यादा हैं और जो आसान जो चीज़ें हैं वो कम हैं, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं? इससे मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार को जो पिछले बार 2010 में दोबारा समर्थन मिला था, वह समर्थन समाज के सभी वर्गों के, लेकिन इस बार जो आपने गठबंधन किया है आरजेडी के साथ, उस पर लोगों को बहुत डाउट्स है। लालू जी का लोगों के बीच में जनाधार तो है,
लालू जी 15 वर्षों तक बिहार में भी किए। अभी वो मंडल और कमंडल की राजनीति की बातें कर रहे हैं, विकास सुनकर उनके प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं। मोहन भागवत का बयान देख लीजिए। बीजेपी के लोगों ने जितना जातियां रैली किए हैं इसको देख लीजिए। क्या जरूरत था आरक्षण का विवाद यहाँ छेड़ने का? मंडल कमंडल पर तो चर्चा हो जाती है और इसमें लालू यादव को लोग चिन्हित कर देते हैं। जो आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है और जिस तरह से लालू जी लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक यादव कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उससे आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये इस बात सही है? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन जब कास्ट और डेवलपमेंट को जब आप एक साथ लेकर आएंगे तो लोगों के बीच में कैसे उस बात को परोसेंगे? वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज। नीतीश कुमार के 10 वर्षों का जो शासन रहा है उसका मेन प्लैंक रहा है न्याय के साथ विकास। पूरा जो एक कैंपेन है वो बहुत ही नीतीश सेंट्रिक है। आपका सेकेंड रंग लीडरशिप कोई नजर नहीं आ रही है। हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चाहे केंद्रित आप कहिए, जो आप कह रही हैं, इसलिए है कि नेता उनको लोगों ने चुना है। नीतीश कुमार को नेतृत्व इसलिए दिया गया कि बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा इस रूप से लोगों के सामने आ गया है कि उनकी ख्याति एक विकास पुरुष के रूप में होती है। बिहार का गोपालगंज जिला इन दिनों कटाव और सूखे की मार से झेल रहा है। आलम यह है कि मजबूर और पीड़ित लोगों की न तो प्रशासन सुनता है और न ही मुख्यमंत्री की जनता अदालत में गुहार लगाने का असर होता है। नदी के कटाव का असर यह है कि सैकड़ों परिवार आज दर दर भटक रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। गंडक नदी के आसपास के इलाकों से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की आधी आबादी गंडक नदी की इस त्रासदी को पिछले कई सालों से झेल रही है। तेज कटाव की वजह से पिछले कुछ सालों में 25 गांव नदी में समा चुके हैं। 5000 परिवारों का सब कुछ लुट गया। एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से गांव हैं जो कटाव की मार झेल रहे हैं और कितने परिवार इससे पीड़ित हुए। मेहदिया में 560 परिवार, कटघरवा में 442, मकसूदपुर बकुआ टोला में 702, तिवारी टोला में 130, बोरवल में 115, भैंसही में 330, खरगौली में 140, मुसहर टोला में 950, मकसूदपुर खाप में 175, काला मठहनिया में 250, फैजुल्लाहपुर में 135 परिवार पीड़ित हुए हैं। विडंबना ये है कि एक तो नदी की मार और दूसरा प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इन लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव नजदीक आते हैं तो कटाव और विस्थापितों का मुद्दा जोर शोर से उठता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक इनकी सुध लेना भूल जाते हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने वाली ये लोग आदत ठिकाने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को इनकी दशा का पता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको नतीजे का पता चल सकता है। राहत के नाम पर पैकेज तो आते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं इसका पता किसी को नहीं चल पाता है। 4 बरस हो गई है ओइले, आज तक ले हमनी के कोनो गोड़ धरे के रास्ता ना भई। 100 गो दरखास्त दे भइली सा। ओहि दिन आइलो रहनी तो दरखास्त हाथ में धरौनी, आज तक ले नीतीश भैया कोनो सुनवाई ना करी। मैंने संज्ञान में लिया, मैं कभी सवेरे से पता करता हूँ क्या बात है। कूपन लौटा भी बहुत हर जिलों में। अगर ऐसे लोग का लौट गया तब तो अलग बात है, अगर ऐसे लोगों का वितरण में दिखला दिया गया तब तो बड़ा स्कैम है। मैं इसकी तहकीकात करूँगा। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की आधी आबादी दियारा इलाके में रहती है, जिन्हें गंडक नदी की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इनमें गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट और बैकुंठपुर क्षेत्र शामिल हैं। वहीं हथुआ और भोरे क्षेत्र तो बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन वहां के लोगों को सूखे से 2-4 होना पड़ता है। जिले की हथुआ, कुचायकोट और बैकुंठपुर सीट पर जेडीयू का कब्जा है,
तो वहीं बरौली, गोपालगंज और भोरे सीट बीजेपी के पास है। गोपालगंज ने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आजादी के इतने सालों बाद इस जिले की सूरत नहीं बदली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बोधगया इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में है। इस सीट से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने निर्दलीय ताल ठोककर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि विरोधी उनकी दावेदारी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। एक वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हर हिसाब किताब संभालने वाले देवेंद्र मांझी बागी हो गए। देवेंद्र चाहते थे कि उनके ससुर जीतन राम मांझी एनडीए खेमे से उनके लिए भी एक सीट का इंतजाम कर दें, लेकिन बोधगया सीट से टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए। उन्होंने जीतन राम मांझी पर पुत्र मोह का आरोप लगाया। मांझी ने दामाद देवेंद्र को मुख्यमंत्री रहते अपना पीए नियुक्त किया था, लेकिन विरोध के कारण उन्हें हटा दिया गया। जिस वर्ग की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उस वर्ग को आप यदि प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर आपकी लड़ाई को माना जाएगा कि भाई आपने वो नहीं किया। अब उनकी मजबूरी रही है कि उनको जब टिकट मिला नहीं तो देंगे कहां से। उसमें मैं भी एक हूँ, मैं भी रेस में था, लेकिन मुझे भी टिकट नहीं मिला। देवेंद्र ने बगावत कर बोधगया सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला किया। देवेंद्र के सामने मौजूदा विधायक श्यामदेव पासवान की चुनौती है, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के टिकट पर सर्वजीत मैदान में हैं। वो विरोधी देवेंद्र को ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं। सारे लोग एनडीए के जो लीडर है, एनडीए का जो मिशन है, उसको देख रहा है लोग। देवेंद्र मांझी का सवाल यहाँ थोड़े है। आप प्रधानमंत्री का बेटा हो जाइए और जनता के पास आके कहिएगा कि हम जीतन राम मांझी का दामाद है, हमको वोट दे दीजिए। यह लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि यहाँ साल भर देश विदेश के पर्यटकों की आमद रहती है, लेकिन बुनियादी विकास में बोधगया आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। हम उसी व्यक्ति की चाहते जो विकास करें, विकास जो करेंगे उनके लिए हम एड़ी चोरी करने के लिए एक हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार है। बोधगया को विकसित शहरों की श्रेणी में आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन नेताओं के पास वादों और दावों की कमी नहीं। फिलहाल देवेंद्र मांझी के आने से यहाँ के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर जरूर रहेगी, लेकिन असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।